गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे हुआ था लास्ट क्लास में। और बक्कल कैविटी में हम लोग को जहाँ तक पता है कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस किए आपके सामने, व्हाट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। आपको पता है कि ह्यूमन बींग के अंदर जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक स्टेज में पूरा नहीं होने वाला है, ये स्टेप बाय स्टेप में पूरा होता है। इसलिए हम ये टर्म यूज़ किए पार्शियली डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेशन। तो पार्शियली डाइजेशन क्या है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, और आप अगर मिस कर रहे हैं हमारा लास्ट क्लास तो वीडियो के अंतिम में हम लोग एक विंडो बनाएंगे जो हमारे लास्ट वीडियो को रिप्रेजेंट करेगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये ध्यान दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट था जो 3 स्टेज में 3 स्टेप में हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे। फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, that is polysaccharide, second one is disaccharide and the last and the very simplest one is monosaccharide। तो हम लोग पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदल चुके थे, यानी स्टार्च को बदल चुके थे माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी एमाइलेज, और काफी ज्यादा मैकेनिकल डाइजेशन भी हुआ था और साथ में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम के मदद से केमिकल डाइजेशन भी पूरा हो चुका था। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बक्कल कैविटी का काम पूरा हो गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फूड को अब आगे पास कराना है बक्कल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पाथवे याद होगा, तो बक्कल कैविटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज फेरिंग्स। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स है क्या? फेरिंग्स और आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली फेरिंग्स है एंड ईसोफेगस है। 2 पाथवे जहां पर फूड जाएंगे। उसके बाद आपको याद, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे पाथवे, पहले बक्कल कैविटी, देन आफ्टर फेरिंग्स, देन आफ्टर ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर एनस से वो इजेस्टेड हो जाता है फूड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये पाथवे आप फिर से क्यों बताएं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। और फेरिंग्स और ईसोफेगस 2 ऐसे पाथवे के बीच में स्टॉपेज हैं फूड के, 2 ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है। देयर इज नो डाइजेशन अगर इन फेरिंग्स एज वेल एज ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, ना तो फेरिंग्स में होगा। ये आपको पहले डिस्क्लेमर दे दें। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर डाइजेशन फेरिंग्स में नहीं होता है, डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, तो फिर इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग अपने सिलेबस में, हम लोग अपने टॉपिक में क्यों रख रहे हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर भी है। एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि ये डाइजेशन करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ सपोर्टिव रोल इनका बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे एलिमेंट्री कनाल का पार्ट लीवर नहीं है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट पैनक्रियाज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। उसी प्रकार से ये एलिमेंट्री कनाल के पार्ट हैं लेकिन कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। लेकिन डाइजेशन में रोल नहीं होने के बाद इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि फेरिंग्स और ईसोफेगस का क्या क्या काम है। तो बने रहिए हमारे साथ फेरिंग्स के बारे में जानने के लिए। तो फेरिंग्स क्या है सर? तो फेरिंग्स जो है बक्कल कैविटी और ईसोफेगस को कनेक्ट करता है, यानी फूड को ट्रांसफर करवाता है, पास करवाता है। कहां? बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस तक। तो फेरिंग्स क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्ट बक्कल कैविटी टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है। लोकेटेड कहां पे सर? इसका लोकेशन, वेयर डज इट लोकेटेड? लोकेशन हमारे थ्रॉट के जस्ट बैक साइड में ये लोकेटेड है। थ्रॉट लोकेटेड बैक ऑफ द थ्रॉट।
थ्रोट भी बहुत सारे प्रोनाउंशिएट करते हैं। ये बक्कल कैविटी को इसोफेगस से कनेक्ट करने का काम है हमारे फेरिंग्स का। अब आपको एक बात और बता दें, इसके बाद जो हमारा न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन हमारा टॉपिक है। रिस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे इनहेलेशन, हवा का अंदर जाना, इंस्पायरेशन पढ़ेंगे, एक्सपायरेशन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हवा का जो पाथवे, हवा अंदर जाने का जो जगह है वो कॉमन है। किसके कॉमन है? तो फूड के पाथवे से और एयर के पाथवे से कॉमन है, लेकिन डेस्टिनेशन दोनों का अलग अलग है। फूड को जाना है अंतिम स्मॉल इंटेस्टाइन तक, हवा को अंतिम तक जाना है लंग्स तक, लेकिन रास्ते स्टार्टिंग में दोनों के बिल्कुल एक हैं। आखिरकार आपके जहन में एक और सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये रास्ते बट कब जाते हैं? तो यही फेरिंग्स है। फेरिंग्स ही एक ऐसा काम करता है जो कि रास्ता बंटवारा है, जंक्शन जिसको आप कह सकते हैं, रास्ता को बांटता है कि हवा को जाना है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और फूड अगर है तो उसको जाना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। यानी कि ये कनेक्ट करने का काम करता है, ये इंटरलिंक करने का काम करता है। यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस ईच अदर, यहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यह भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएस लिख रहे हैं शॉर्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस ईच अदर, यहां पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ठीक है, ईच अदर। आखिरकार ये फेरिंग्स क्या कर पाता है जो दोनों को अलग कर देता है भाई, जानते हैं यहां पर? तो फेरिंग्स के पास एक मस्कुलर फ्लैप है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके सामने। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो अलग करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाना है फूड, आपको यहां पर एक बार फिर से हम दिखा दें, डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए फूड, रिस्पिरेटरी सिस्टम को चाहिए एयर। दोनों का पाथवे सेम है, दोनों को अलग अलग पहुंचाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर फेरिंग्स क्या करता है, इनके पास एक मस्कुलर फ्लैप है, मस्कुलर मेम्ब्रेन है आप कह सकते हैं। उसके माध्यम से यह क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोनों अलग कर देगा। उस मस्कुलर फ्लैप का नाम है एपिग्लॉटिस। आखिर ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है बच्चे? एपिग्लॉटिस करता है जब भी फूड एंट्री करेगा और जब हम लोग स्वेलो करते हैं फूड को, निगलते हैं फूड को, ठीक है, फूड को जब हम लोग निगलते हैं, डीग्लूटिशन, आपके लिए लास्ट क्लास में ये वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया था, डीग्लूटिशन, स्वेलो करने को कहते हैं। फेरेंजियल डीग्लूटिशन भी हम लोग पढ़े थे। तो फेरेंजियल डीग्लूटिशन के अंदर ये टॉपिक आता है, जब भी हम लोग निगलते हैं खाना तो मस्कुलर फ्लैप क्या करता है, एपिग्लॉटिस, वो क्लोज कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज कर देता है और खाना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, जाना होता है उनको फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी टाइम वो ओपन होता है, बाकी टाइम जो एयर होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लगातार जाते रहता है। ऐसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का ज्यादा उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो टेम्पोररीली रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है बस एक ही समय में, स्वेलो करने के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक, डाइजेस्टिव सिस्टम को ओपन कर देगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा एपिग्लॉटिस, जो कि एक मस्कुलर फ्लैप है, ताकि जो फूड है कहीं गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चला जाए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर चला जाएगा काफी परेशानी आ सकती है। एयर के जाने वाले रास्ते में अगर फूड पार्टिकल जाकर फंस गए तो आप एयर को इनहेल नहीं कर पाएंगे, आपका गला चोक कर जाएगा, आपके लंग्स तक एयर नहीं पहुंच पाएगा और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फाइनली और डेथ हो सकता है आपका एयर नहीं पहुंचने के वजह से, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिग्लॉटिस, जो कि निगलने के वक्त रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज कर देता है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर पॉइंट से हम समझा दे रहे हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं।
ये क्या करता है यहां पर, इपिग्लॉटिस, यहां पर क्या है, इपिग्लॉटिस है बच्चे, इपिग्लॉटिस। इसका काम क्या है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिग्लॉटिस दैट इज प्रेजेंट इन फेरिंग्स। इपिग्लॉटिस सील रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग swallowing। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सील कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इपिग्लॉटिस क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप है, दिस इज इपिग्लॉटिस मस्कुलर फ्लैप। यही एक कारण है जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अगर खाते वक्त हम बोल दिए या बोलेंगे निगलते वक्त, तो ये इपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज नहीं कर पाएगा और क्या होगा, फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और परेशानी हमारी बढ़ सकती है, हमारी जान जा सकती है। तो ख्याल रखें थोड़े सा, हम लोग को खाने अच्छी तरह से चिवा करके, चुई करके खाना चाहिए और खाते वक्त बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। इपिग्लॉटिस का आपको सहयोग करना है। इपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछते हैं, ठीक है। इसका एक और काम है, इट ऑल्सो रेगुलेट द फूड को पास करना है। मैं स्टार्टिंग में ही बताया, फूड को पास करने का काम करता है। आप यहां पर देखिए, बक्कल कैविटी को इसोफेगस से कनेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी का काम होगा कि बक्कल कैविटी से आने वाले फूड को पास करेगा इसोफेगस में। इट ऑल्सो रेगुलेट द फूड टू द इसोफेगस फ्रॉम बक्कल कैविटी। फूड विच इज कमिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी, फेरिंग्स रेगुलेट द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी टू द इसोफेगस। ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं, regulate the movement of food भी यहां पर आप कह सकते हैं या फिर बोलस कहिए। लास्ट क्लास में आपको बताया गया है, बोलस भी कह सकते हैं। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड या फिर बोलस इनटू द ईसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। स्किप कोई भी टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि आपको फिर से स्टार्टिंग में ही बता दिया फेरिंग्स के बारे में, फेरिंग्स प्ले नो रोल इन डाइजेशन। बस यही आखिरी पॉइंट है कि फेरिंग्स डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। समय बचाने के लिए हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं, नो छोटा पॉइंट है, नो रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, कोई रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन आपको पता है, जान बचाने वाला काम किया है हमारा ये फेरिंग्स, भूल नहीं सकते हैं, इनका एहसान हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इपिग्लॉटिस के माध्यम से खाना को हर बार बचपन से लेके आज तक और जब तक आप जिंदा रहिएगा, जब जब आप खाना खाइएगा, खाना जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक ये इपिग्लॉटिस रोकेगा वो खाना को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से। बहुत अच्छे, समझ गए होंगे, होप सो। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। आइए ईसोफेगस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। जल्दी से तो फेरिंग्स सभी लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस, योर नेक्स्ट टॉपिक इज ईसोफेगस। याद रहे मेरे बच्चे, ईसोफेगस एंड फेरिंग्स दो ऐसे आपके एलिमेंट्री कनाल हैं, एलिमेंट्री कनाल के जो पार्ट हैं जहां पर कोई डाइजेशन, बार बार बता रहे हैं, कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है। नो डाइजेशन अकर इन फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। इसको इनके दो स्पेलिंग है, अलग अलग बुक।
अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं, हम आपको दोनों स्पेलिंग बता दें ताकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना करें। ईसोफेगस, दो तरीके से ये स्पेल किए जाते हैं। ईसोफेगस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ईसोफेगस कहां से स्टार्ट हुआ? फेरिंग्स अभी हम लोग कंप्लीट करके आ रहे हैं, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस स्टार्ट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स। अब खत्म कहां पर होगा सर? इसके बाद जो हमारा स्टॉपेज है वो स्टमक है। तो फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक इसका सफर है, इसका जर्नी है। फूड जो ट्रैवल करेगा फेरिंग्स के बाद वो ईसोफेगस में ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ईसोफेगस ये कहां से कहां तक है? एक्सटेंडेड फ्रॉम, इट इज extended from pharynx to stomach, ठीक है। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे। 25 सेंटीमीटर लेंथ है सर ईसोफेगस का। बहुत अच्छे, उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है। आपके डिजायर विशेस जरूर पूरे होंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है, इसी तरीके से कमेंट करते रहना है हमारे इसी क्वेश्चंस का जो हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो इट इज लेंथ कितने हैं? लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। आपको एक बात और याद दिला दें कि 10th क्लास के ही बच्चे हैं आप, और आपके ही बुक में एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसमें ये 25 सेंटीमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पूछा जाएगा कि लीस्ट डिस्टेंट विजन कितना है। हम लोग सबसे करीब, उससे ज्यादा करीब का हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कितना देख सकते हैं? दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो बात नहीं, बायोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 25 सेंटीमीटर वो हमारा लीस्ट विजन है, उससे करीब वाले ऑब्जेक्ट हम लोग को ब्लर दिखता है, नहीं साफ दिखता है। चलिए तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पर ही स्टिक करते हैं, आते हैं। ईसोफेगस के बारे में आपको कुछ थोड़े से हम स्ट्रक्चर के बारे में आप बताते हैं। ईसोफेगस इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा है, बक्कल कैविटी की तरह कैविटी नहीं है ये, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने से क्या प्रॉब्लम? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है कि काफी नैरो ट्यूब है, ठीक है। नैरो ट्यूब होने से क्या दिक्कत है? नैरो ट्यूब होने से यह दिक्कत है कि नैरो ट्यूब होने से यही प्रॉब्लम है कि जो फूड है उनको आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पतला रास्ता है, रास्ता काफी सिकुड़ा हुआ है, काफी ज्यादा नैरो है, वहां से फूड पार्टिकल पास होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फूड पार्टिकल आसानी से पास नहीं हो पाएंगे। ईसोफेगस को ये बात पता है। ईसोफेगस से हम लोग पूछे, भैया आप अपने आप को इतना नैरो बनाए हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका, हम जो फूड जो खाएंगे वो पास कैसे कीजिएगा आप? एक तो आपका 25 सेंटीमीटर लेंथ भी है। अब आप बताइए परेशानी आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? शॉर्ट आउट आप कैसे कर सकते हैं ये परेशानी को? ईसोफेगस ने कहा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सारा अरेंजमेंट, सारा व्यवस्था हमारे पास है। आखिर क्या व्यवस्था है? ध्यान दीजिएगा। ईसोफेगस ने कहा कि हमारा जो नैरो ट्यूब है उसका जो इनर वॉल है, सबसे अंदर की जो दीवार है, वो हम लोग एक स्पेशल लेयर से बनाए हैं, अपने आप को कंस्ट्रक्ट किए हैं कि स्पेशल लेयर से। उस स्पेशल लेयर का नाम है म्यूकोसल लेयर। आखिर अब ये म्यूकोसल लेयर क्या है जानते हैं? सबसे पहले लिख ले, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड विथ म्यूकोसल, मेड विथ म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम इंप्रूव कर देते हैं। इनर लाइनिंग इसके सिर्फ म्यूकोसल लेयर के हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स इनर लाइनिंग, इनर
लाइनिंग, इनर इनके लाइनिंग है वो किसके बने हुए हैं, एंड इट्स इनर लाइनिंग कंस्ट्रक्टेड विथ म्यूकोसल लेयर। बच्चे म्यूकोसल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर क्या है सर, व्हाट इज म्यूकोसल लेयर? पहली बार आप ये नाम सुन रहे हैं। एक केमिकल के नाम से ये बना है जिस केमिकल का नाम है म्यूकस। जाहिर सी बात है जो म्यूकस है, जो म्यूकोसल लेयर है, वो लगातार सिक्रीट करेगा एक केमिकल जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकोसल लेयर क्या सिक्रीट करता है, थोड़ा यहां पर हम हाईलाइट कर दें, म्यूकस, इट सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस का भी दो स्पेलिंग है, बच्चे कंफ्यूज ना करें। म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सर ये म्यूकस सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, ये म्यूकोसल लेयर क्या सिक्रीट किए, इट सिक्रीट म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, बिल्कुल चिपचिपा है। ये क्या करेगा, लगातार म्यूकस सिक्रीट होने के वजह से जो भी फूड आ रहे हैं इस नैरो ट्यूब में वो ल्यूब्रिकेट हो जाएंगे भैया, वो ल्यूब्रिकेशन प्रदान करेगा यही म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर क्या सिक्रीट किया, म्यूकस सिक्रीट किया। क्यों सिक्रीट किया, क्योंकि जो फूड आ रहे हैं उस इसोफेगस को पहले से पता है कि मेरा जो ट्यूब है वो काफी नैरो है, फूड को यहां से पास होने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, जिसके कारण इसोफेगस पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है अपने म्यूकोसल लेयर से। म्यूकोसल लेयर जो है वो सिक्रीट करेगा म्यूकस, ताकि जो हमारा आने वाला जो फूड है वो हो जाए ल्यूब्रिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड को ल्यूब्रिकेट कौन किया इसोफेगस में, तो म्यूकोसल लेयर से सिक्रीट होने वाले म्यूकस ही करते हैं ल्यूब्रिकेट। आपको पहले भी याद है बक्कल कैविटी जो हम लोग पढ़े उसमें भी बताया आपको कि फूड जो है सैलिवा वहां पर ल्यूब्रिकेट किया। बार बार फूड को ल्यूब्रिकेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे इस एलिमेंट्री कनाल में जो फूड जाए वो कहीं सूखा ना पड़ जाए, वो कहीं पे ब्लॉक ना कर जाए, अटक ना जाए, रुक ना जाए, इसलिए आप स्लिप करते रहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सिर्फ एक और चुनौती नंबर 2, चुनौती नंबर 1 क्या था, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था कि नैरो ट्यूब है, फूड को पास होने के लिए प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आएगा, जिसके कारण इसोफेगस क्या किया कि अपना इनर लेयर को म्यूकोसल लेयर में बदल दिया, म्यूकोसल लेयर का बना दिया अपना इनर मेम्ब्रेन, जिसके कारण म्यूकस सिक्रीट किया और फूड को पास होने में काफी आसानी हुआ। लेकिन अभी भी एक परेशानी है, आइए उस परेशानी का हम लोग चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में जो हम लोग ब्रश करते थे, सुबह सुबह उठ के हम लोग हमेशा ब्रश करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बचपन में से ब्रश करते हैं, अभी भी हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी जनरली हम लोग बचपन में ही करते थे कि जनरली जब टूथपेस्ट के ट्यूब से टूथपेस्ट खत्म हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग प्रेस करते थे, वो टूथपेस्ट ट्यूब के जो अंदर है जहां पर प्रेस किए वो आगे चला गया, फिर प्रेस किए, फिर आगे चला गया, फिर प्रेस किए, आगे चला गया, और फाइनली वो टूथपेस्ट जो थोड़े कुछ लिटिल अमाउंट में थे टूथपेस्ट के ट्यूब में, वो बाहर आ जाते थे। ठीक है, उसी प्रकार से इसोफेगस ने कहा भैया कि सिर्फ ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने के वजह से, ध्यान दीजिएगा, ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने के वजह से फूड आगे नहीं बढ़ सकता है, स्लिप कर सकता है, गिर जाएगा, वहां पर आगे डेस्टिनेशन तक थोड़ी पहुंचने वाला है। 25 सेंटीमीटर लंबा है हमारा इसोफेगस, उसको पहुंचाना है। तो इसोफेगस यहां पर क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत डिटेल में समझाना चाहते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब है, इसोफेगस, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, माफी चाहेंगे। ये फूड है, ये बोलस है,
ठीक है, नैरो ट्यूब है, बोलस आकर अटका हुआ है। तो ईसोफेगस क्या करता है, जहां पर फूड है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर फूड है वहां पर ये प्रेशर लगाता है, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहां पर, जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक, अब टूथ पेस्ट के ट्यूब को याद कीजिए, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फूड पार्टिकल नीचे आ गए, लेकिन उसी समय ईसोफेगस क्या करता है कि जस्ट इसके बाद वाले रीजन को रिलैक्स करता है, दिस इज यहां पर रिलैक्सेशन होना चाहिए, यानी कि एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन तो एक जगह पर रिलैक्सेशन, ताकि फूड आसानी से रिलैक्सेशन वाले उसके जस्ट फॉरवर्ड आ सके, सामने आ सके। ठीक है, फिर जब फूड यहां पर आ जाएगा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके आगे वाले रीजन में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। बहुत अच्छे, तो यहां पर एक रिदम से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी रिलैक्सेशन हो जा रहा है। हम लोग जो गाना गाते हैं, वो सिंगिंग जो करते हैं हम लोग काफी ज्यादा रिदम से करते हैं, एक सुर के साथ करते हैं, एक लय के साथ करते हैं, एक सिस्टम के सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने का एक रिदम है, जिसको हम लोग कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ईसोफेगस क्यों कर रहा है, सिंपल सा जवाब है भाई, फूड को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि फाइनली जो फूड है 25 सेंटीमीटर लंबा क्रॉस करके स्टमक में चला जाए। प्रोपेल, प्रोपेल को ही कहते हैं आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड पुश करना, ढकेल देना। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ, जिसकी वजह से ये पूरे बॉडी में ईसोफेगस जाना जाता है, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है ये। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस टू प्रोपेल द फूड इनटू द स्टमक, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर इस फिनोमेना को हम लोग कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा एकदम, इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का क्या हुआ, ये ईसोफेगस क्या हुआ, क्या किया, द rhythmic contraction and relaxation of esophagus to क्या करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए। प्रोपेल का मतलब हुआ फॉरवर्ड, प्रोपेल का मतलब हुआ क्या करना, फॉरवर्ड पुश कर देना। और ईसोफेगस के वॉल की रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ ईसोफेगस लिख दें तो ज्यादा आपके लिए समझने में आसानी होगा। रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ ईसोफेगस, वॉल ऑफ ईसोफेगस टू प्रोपेल द फूड, या फिर कह सकते हैं तो बोलस भी कह सकते हैं आप, फूड को, वही बोलस है। ठीक है, टू प्रोपेल द फूड और बोलस फॉरवर्ड इनटू द स्टमक, फॉरवर्ड इनटू द स्टमक। और इस तरह के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोगों ने नाम दिया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा। और इस फेनोमेना को हम लोगों ने क्या कहा, पेरिस्टाल्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रख सकता है। एक थोड़ा सा हम अपने पढ़ाई में हमेशा बच्चे को इंटरेस्टेड रहने के लिए हम ह्यूमर डालते हैं। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि हमारा ईसोफेगस अगर ल्यूब्रिकेट फूड को नहीं कर पाता या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं कर पाता तो क्या होता, व्हाट हैपन इफ आवर ईसोफेगस
not able to secrete the mucus for lubricating the food, or you can say not able to perform the peristaltic movement। तो क्या होता, जब भी हम लोग खाना खाते तो ये इसोफेगस में अटक जाता, ब्लॉक हो जाता, तब हम लोग को क्या करना पड़ता, अपने साथ एक स्टिक रखना पड़ता हमेशा, और इससे हम लोग को बार बार क्या करना पड़ता, बार बार उसको फॉरवर्ड पुश करना पड़ता अंदर डाल करके, ठीक है, या फिर अपने फिंगर से ही बार बार क्या करना पड़ता, इसको फॉरवर्ड पुश करवाने के लिए इसोफेगस के अंदर हम लोग को बार बार डालना पड़ता। खैर शुक्र मनाइए इसोफेगस का और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का और वो म्यूकोसल इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस म्यूकोसल लेयर का, जो ऐसा नौबत आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसोफेगस का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और इसोफेगस करता है, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको जल्दी से इरेज करते हैं। इसोफेगस एक्चुअली में बहुत ज्यादा केयरिंग है, हमारे सारे ऑर्गन काफी ज्यादा केयरिंग है। बहुत सारे आदमी का शिकायत होता है कि हमारा कोई केयर नहीं करता है। आप अपने बॉडी के बारे में देखिए, आपका बॉडी आपके बारे में इतना सोचता है, आपको हर पल जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा ये आपका केयर करता है। इसोफेगस भी उसमें से एक है। इसोफेगस क्या सोचता है कि अब ये प्रोपेल कर दिया स्टमक में फूड, अब जो गया हुआ फूड है अब उसका काम नहीं है, कहीं वो फूड वापस भी तो आ सकता है। देयर इज चांस, वहां पर एक चांस है, वहां पर एक मौका है फूड को वापस आने का। क्यों नहीं मौका है भाई? खाना खाकर अगर हम लोग सो गए या खाना खाकर अगर हम लोग फ्लैट हो गए, सो गए, तो स्टमक वाला फूड वापस इसोफेगस में आ सकता है। इसोफेगस है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से बाहर जा सकता है। तो इसोफेगस को हमेशा यह ख्याल था और रहता भी है और रहेगा भी कि जो गया हुआ फूड है स्टमक में वो वापस मेरे डायरेक्शन में ना आ जाए। इसलिए इसोफेगस के एंडिंग पर, इसोफेगस जहां पर खत्म होता है वहां पर इन्होंने एक मसल का डेवलपमेंट किया है, एक स्पेशल मसल, जिस मसल को हम लोग नाम देते हैं स्फिंक्टर मसल। अब इसका काम क्या है? इस स्फिंक्टर मसल का काम यह है कि फूड को जाने तो देता है स्टमक में भैया, लेकिन आने नहीं देता है। बोलते हैं ना, अगर मेरे लाइफ से चले जाओगे तो वापस आने आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी आप वापस जाएंगे तो वहां से आपको आने नहीं मिलेगा। घर से भाग गए तो घर में फिर वापस एंट्री नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से हमारा इसोफेगस है। इसोफेगस से खाना अगर स्टमक में चला गया, भैया जाइए तो जाइए लेकिन आइए नहीं। वन वे है, वन वे रास्ते हैं, यूनिडायरेक्शनल है। हमारा फूड को यूनिडायरेक्शन रखने में स्फिंक्टर मसल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्फिंक्टर मसल डज नॉट, या फिर कह सकते हैं स्फिंक्टर मसल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस। और उस स्फिंक्टर मसल को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये इसोफेगस के एंड पर या फिर कह सकते हैं स्टमक के स्टार्टिंग पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल कहते हैं। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से बच्चे, इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल, इसोफेजियल स्फिंक्टर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल, ध्यान दीजिएगा। इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल इसको हम लोग कहते हैं। इनका काम क्या है यहां पर हम आपको लिख देते हैं। इनका काम है, इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल हेल्प करता है, हेल्प टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, वापस आने नहीं देना है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो गए हुए हैं वो वापस आने नहीं मिलेगा आपको। और इस फेनोमेना को, जो इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल जिस फेनोमेना को रोकता है, जो आने नहीं देता है, अगर मान लीजिए फूड अगर आ भी जाता है, किसी किसी इंसान में ये शिकायत देखा गया है कि स्फिंक्टर मसल वीक होने की वजह से, स्फिंक्टर मसल वीक हो जाने की वजह से या नहीं काम करने की वजह से जो स्टमक में गया हुआ फूड है वो सारे कंटेंट
वो आ जाते हैं ईसोफेगस में, बक्कल कैविटी तक आ जाते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रीगर्जिटेशन। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए टर्मिनोलॉजी हो गया। और यही काम था हमारे ईसोफेगस का। ईसोफेगस पूरा क्या किया फाइनली, इनका काम यही था। एक बात और, ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है फेरिंग्स की तरह, और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये बात, ईसोफेगस एंड pharynx are the two section of our alimentary canal where there is no digestion takes place। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे। और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है जो हम वीडियो के लास्ट में पूछते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है, आखिर ऐसा कौन सा कारण है, भगवान ना करे लेकिन कुछ कुछ इंसानों में रीगर्जिटेशन नाम का शिकायत देखा जाता है, लेकिन फिर भी स्फिंक्टर मसल होने की वजह से ये रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, आने नहीं देता है। और आपको कारण बताना है कि अगर मान लीजिए कि अगर आ भी जाता है तो क्या परेशानी हो सकती है, व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय दैट पर्सन जिनमें रीगर्जिटेशन होता है, स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में अगर आ जाए तो कारण बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और फाइनली मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आपका बेस्ट विशेस है, आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करने से ही हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यही एनर्जी का सोर्स है आपके सामने। हमारे इस ऑनलाइन वीडियो को बनाने के पीछे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज हम लोग का फैमिली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड हैं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में, तो बहुत बहुत आपको थैंक्स, दिल से थैंक्स। और कुछ भी अगर फीडबैक लगे, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार का अगर फीडबैक देना हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। इपिग्लॉटिस की तरह नहीं है कि वो कभी भी स्वैलो करने के समय बंद हो जाए, वो बिल्कुल आपके लिए 24/7 खुला है। आप वहां पर कमेंट करके किसी भी तरह का आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाने से ही आपके पास भी नॉलेज बढ़ेगा, अवेयरनेस आपको फैलाना है और सपोर्ट आप दिखाते रहें। घर में रहे, एक लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग को घर में रहना है, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और अपना भी साथ साथ में ख्याल रखना है। खाना हमेशा टाइम पर खाना है, एनर्जेटिक रहना है, इंतज़ार करना है, क्यूरियस रहना है हमारे इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे तरफ से बेस्ट विशेस, थैंक यू।